तो अब हम लोग 12th का हमारा जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट जैसा कि नाम तुम जानते हो, ये नाम तुमको दिखा रहा है सॉलिड स्टेट। इसका मतलब है कि बात हम किसकी करने वाले हैं, सॉलिड की। तो एक बात तो हम जानते हैं कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड के बेसिकली सॉलिड एक्चुअली है क्या, तो सॉलिड मैटर का एक स्टेट है। हम जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं वो मैटर 3 डिफरेंट स्टेट में लाई करते हैं। उनका जो मेन स्टेट होता है 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। 3 स्टेट होता है जो हम लोग डिस्कस किए और शुरू से जानते आ रहे हैं, 9-10 से भी जानते हैं कि हर मैटर अपने 3 स्टेट में, एक सिंगल मैटर अपने 3 अलग अलग स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हमारे जो मैटर है, ऑल मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, 3 स्टेट में लाई करेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट में लाई करते हैं गैस। तो ये नाम तुमको क्लियर करा गैस। तो गैसियस स्टेट ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। दूसरा आया सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट अभी पढ़ने वाले हैं। और एक है लिक्विड स्टेट, तो जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात। अगला चैप्टर कौन था, सॉलिड स्टेट के बाद लिक्विड सॉल्यूशन था। समझ में आ रहा है बात। तो वो हम लोग पहला ये ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं और इन 2 स्टेट को हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है। तो पहला बात हमारे पास आता है, हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं, उसमें पहला बात हम ये जान रहे हैं कि सॉलिड कहते किसको है। मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद होगा हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सॉलिड किसको कहोगे, जिसका अपना शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो, फिक्स हो। ये जानते हैं। जैसे ये पेन ही है, एग्जांपल ले लो पेन। तो पेन का क्या है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड है, इसका मतलब है क्या, इसका क्या हो गया, शेप फिक्स है। मान लो ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल अगर ये इसका शेप फिक्स हो गया तो डेफिनेटली सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इसका मतलब है कि हर सॉलिड का अपना शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि तुम लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड का क्या होता है, शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये तो जानते हैं। जैसे सिंपल है कि वाटर ही ले रहे हैं हम, 2 लीटर पानी ले लेते हैं, तो उसको अब हम हमने कहा 2 लीटर वाटर, तो जैसे ही हमने 2 लीटर बोल दिया तो फिक्स, इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है, तभी ना हम 2 लीटर बोल रहे हैं। लेकिन अब उसको हम कहां ले रहे हैं, उसके अनुसार से उसका जो है वो कैटेगराइज होगा, उसका शेप। अगर उसको बॉटल में लेंगे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, उसको हम लोग बकेट में लेंगे तो बकेट के शेप का हो जाएगा, जिस कंटेनर में लेंगे उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा। मतलब शेप लिक्विड का फिक्स नहीं होता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब हम बात गैस की करते हैं तो गैस का ना तो अपना कोई शेप होता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। मतलब वो अपने शेप और वॉल्यूम दोनों के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ये तो हम जानते हैं, पहला बात क्लियर है। तो सबसे हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये सॉलिड की प्रॉपर्टी हम केवल मेंशन कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी जो है, ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जनरल प्रॉपर्टी को हम ऐड करते हुए जाएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने कहा वो प्रॉपर्टी क्या है, तो सॉलिड के पास क्या होगा, तो सॉलिड हैविंग क्या, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। निश्चित आकार होगा और निश्चित उसका क्या होगा, वॉल्यूम, आयतन होगा। ठीक है। शेप और वॉल्यूम उसका क्या होता है, डिफिनिट होता है, सबसे पहली बात। जबकि गैस के लिए, गैस जैसे हम लोग परफ्यूम ही है तो बोतल के अंदर है, तो परफ्यूम का वॉल्यूम कितना, बोतल के वॉल्यूम के बराबर। उसका शेप कैसा, बोतल के शेप का।
लेकिन उसी को एक क्लोज रूम में बंद करके पूरा परफ्यूम को उड़ा दो तो पूरे रूम में फैल गया। अब उसका शेप कैसा, रूम के शेप के जैसा, उसका वॉल्यूम कितना, तो रूम के वॉल्यूम के बराबर। तो गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों किस पे डिपेंड करेगा, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। जबकि जब हम बात करते हैं सॉलिड की तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को देखते हैं तो गिवन स्पेस में अगर हम यहां गौर करें तो गिवन स्पेस में अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा पार्टिकल कहां होता है, सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं। जब सॉलिड की बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल होगा। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली इसमें कम पार्टिकल्स होते हैं। और अगर गैस की बात करोगे तो गैस में सबसे कम पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है बात। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल सॉलिड में होगा, उससे कम पार्टिकल लिक्विड में होगा और सबसे कम पार्टिकल जो होगा वो गैस में होगा। क्लियर है बात। कारण सीधा सा है, अगर पार्टिकल अगर ज्यादा होगा तो उसके बीच का स्पेस क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है बात। पार्टिकल के बीच का स्पेस कम होगा कब, जब वो बहुत ज्यादा होंगे। गिवन स्पेस है, इतने ही स्पेस में अगर हम 500 आदमी को ला दें और इतने ही स्पेस में 10 आदमी है तो स्वाभाविक है उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जब 5 आदमी होंगे। नहीं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना बढ़ेगा गिवन स्पेस में, उनके बीच का स्पेस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो अगली बात यहाँ पे आती है क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, स्पेस इज ऑलवेज मिनिमम। अब जब इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर कम होगा तो अंडरस्टूड है कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर मिनिमम हुआ तो मिनिमम होने के कारण से पार्टिकल नजदीक होंगे। अब सोचो, पार्टिकल अगर नजदीक होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। और पार्टिकल दूर दूर है तो कोई अट्रैक्शन लगेगा। पार्टिकल दूर है और पार्टिकल नजदीक है तो जहां ज्यादा अट्रैक्शन कहां लगेगा, जब वो नजदीक होंगे। दूर रहेंगे तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। तो स्वाभाविक है अगला बात आता है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is always maximum in comparison to लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो क्या समझे, सॉलिड हमारा कौन है, ये यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है। पहले इसको लिखोगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको लिख लो फिर इसको समझा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे हमने कहा कि सॉलिड का जो जनरल प्रॉपर्टी है वो हो गया, पहला, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। गिवन स्पेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल कहां होगा, सॉलिड के केस में होगा। पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर कम होगा तो स्वाभाविक है पार्टिकल नजदीक होंगे, और अगर पार्टिकल नजदीक होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा,
ज्यादा होगा। ये तो समझ में आ रहा है। अब सोचो, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, टाइटली बंध जाएंगे। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल टाइटली बन जाएगा, जबकि यहाँ अट्रैक्शन न के बराबर है तो ये पार्टिकल क्या एक दूसरे से फ्री होंगे। तो फ्री होंगे इस कारण से गैसियस मॉलिक्यूल के की जो मॉलिक्यूलर मोशन है सबसे ज्यादा होगी। इनके पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन सबसे ज्यादा होगा। तुम खुद समझ सकते हो, रूम में तुम अगर अगरबत्ती जला देगा एक कोने में तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पूरा रूम सुगंधित हो जाता है, होता है ना। क्यों? क्योंकि गैस हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो गैस खुद ब खुद पूरे रूम में फैल जाता है। कारण फैलने का क्या है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? अब उसी रूम में अगर तुम पानी गिराएगा तो पानी भी फैलेगा, लेकिन जितना रैंडमली और जितना तेजी से चारों तरफ जितना गैस फैला है उस कंपैरिजन में पानी कम फैलेगा। जहां गिरेगा उसी सरफेस पे ही ना फैलेगा। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर मोशन लिक्विड के पास भी है लेकिन वो कंपैरेटिवली कम है। ये समझ में आ रहा है? वही अगर तुम सॉलिड की बात करेगा, अगर पेन रूम में तुम पेन कहीं रख दिया तो अपने उठ के कहीं से कहीं चल जाएगा। अब वही रूम में गलती से चल गया तो पहले तो हार्ट अटैक से मर गए। तो भूत ऊत के प्रकोप है, कुछ है यहाँ, काला तंत्र जादू यही ना होगा। मतलब सोचने में ही अजीब है, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि इसका पार्टिकल इतना, इसके मतलब सॉलिड का मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता। कारण यही है कि इसके पार्टिकल टाइटली बंधे हुए हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो अगला प्रॉपर्टी जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका अगला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आया वो देखो। तो अगला प्रॉपर्टी आया कि सॉलिड पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ solid particles, molecular motion of solid particle is almost negligible. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। अब स्वाभाविक है, सोचो कि पार्टिकल नजदीक नजदीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंध गया, इधर उधर मूव कर ही नहीं सकता है तो क्या होगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा। इधर उधर मूव करता तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेच होने की टेंडेंसी होती, कंप्रेस होने की टेंडेंसी होती। अब वो इतना टाइटली बंधा हुआ है कि इधर उधर वो घूम ही नहीं सकता, तो मतलब इसका क्या हुआ, वो हार्ड होंगे, वो रिजिड होंगे, वो नॉन इलास्टिक होंगे, वो नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे। ना तो उसको कंप्रेस कर सकते ना ही उसको स्ट्रेच कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां पार्टिकल बंधा हुआ है वो वहीं रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं तो बेसिकली ये हमारे क्या होंगे, सॉलिड्स आर जनरली सॉलिड हमारे क्या होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, उनके पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर compactly arranged, non-elastic and non-compressible, non-compressible। नॉन कॉम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड जितने भी होंगे, सॉलिड हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, उनके पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट अरेंज होंगे। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या हुआ, एक ही छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सिस्टमेटिक अरेंज होंगे, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है बात? तो ये हमारे जो होगा, ये बात सबको समझ में आ रहा है। ये नॉन इलास्टिक मतलब इनके पास स्ट्रेचिंग टेंडेंसी नहीं होगा,
ये नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे, इनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड है तो उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है। और सबसे लास्ट पॉइंट इनके प्रॉपर्टीज में अगर हम जाए तो इनकी डेंसिटी की बात होगी। डेंसिटी, तो ओवरऑल अगर तुम डेंसिटी को अगर ऑब्जर्व करोगे, डेंसिटी को अगर तुम समझते हो, तो हम जानते हैं डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। ये जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे, मास और वॉल्यूम को गौर करें तो इस सब का गिवन स्पेस वॉल्यूम सेम है। हमने ये देखा गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो गिवन अगर वॉल्यूम सबका फिक्स कर दो तो गिवन वॉल्यूम में सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके पास है, सॉलिड के पास। अभी तुमको हमने लिखा कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम जो हमारा है फिक्स है, तीनों में हमने वॉल्यूम क्या मान लिया, सेम माना, तो वॉल्यूम अगर फिक्स है तो स्वाभाविक है डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका, और मास किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल पे। समझ में आ रहा बात। तो अब इसमें गौर करो तो वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। और जो मास है वो डिपेंड करेगा पार्टिकल पे। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जिसके पास होगा उसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके पास है, सॉलिड के पास। तो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो अपने लिक्विड और गैसेस स्टेट के कंपैरिजन में उनकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो अगला बात यहां आता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज ग्रेटर than that of liquid and gas। देखो सॉलिड के पार्टिकल अपने मोलिकुलर मोशन शो नहीं करते, लेकिन एक बात याद रखोगे, वो अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं। अपने जिस पोजीशन पे है उस पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। वो अपने पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वाइब्रेशनल मोशन वो शो कर सकते हैं, लेकिन मोलिकुलर मोशन शो नहीं करते। याद रखो, कहीं मिल जाए वाइब्रेशनल मोशन की वो वाइब्रेट करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन मोलिकुलर मोशन अलग चीज है, वाइब्रेट करना अलग चीज है। समझ आ रहा है। वाइब्रेशन में उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, अब मोलिकुलर मोशन में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, याद रहेगा बात। अब एक चीज और गौर करना, हमने अभी बोला कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर तुमसे सिंपल ये हमने यहां बोला कि डेंसिटी, अगर ये हमने अभी यहां पे मेंशन किया कि अगर ये हमने यहां देखा है कि वॉल्यूम क्या था, हमने कहा था वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण से क्या हुआ, तो डेंसिटी डिपेंड किया मास पे। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है मास ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। यही बात का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दिया है। ये बात तो समझ में, यही इसी कारण से डेंसिटी ज्यादा होगा। अब एक थोड़ा सा बेसिक बात तुमको और हम क्लियर करें, यहाँ पे गौर करो और समझो। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तीन स्टेट में, इन तीनों स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, पार्टिकल के बीच का स्पेस, है ना। है अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो गैस है, उससे कम है तो, और बहुत कम स्पेस है इसका मतलब है वो सॉलिड है। समझ में आ रहा बात। इसका मतलब है कि अगर हमको सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, मतलब गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में, ये गैस में कन्वर्ट करना है, किसी को किसी में कन्वर्ट करना है, तो हमको करना क्या है, बस उनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ा या घटा देना है। समझ में आ रहा है बात, ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। मतलब ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज, कब, जब उसके ऊपर कोई ऐसा फोर्स लगा दे जो उनके बीच के स्पेस को घटाने या बढ़ाने में मदद कर दे। समझ में आ रहा है ना बात। अगर कोई ऐसा फोर्स लगा दिया जाए
जो इन पार्टिकल के बीच के स्पेस को बढ़ाने या घटाने में मदद कर देगा। पार्टिकल का स्पेस बढ़ाते चल गया तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ चल गए। और अगर वो हमने ऐसा फोर्स लगा दिया जो स्पेस को घटाते चला गया तो गैस से पहले लिक्विड, लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ चला गया। समझ में आ रहा है बात? जैसे सिंपल, अगर सॉलिड है उसको तुमने हीट किया तो हीटिंग करने से क्या होगा? पार्टिकल का मोलिकुलर मोशन बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना, बाहर से तुम एनर्जी देगा तो उसका मोलिकुलर मोशन बढ़ेगा कि नहीं? अब मोलिकुलर मोशन बढ़ेगा तो दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड, और फिर सेम चीज आएगा। अगर गैस है उसको तुम कूल कर देगा या कंप्रेस कर देगा तो ठंडा करेगा तो क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मतलब मोलिकुलर मोशन कम हो जाएगा। मोलिकुलर मोशन कम हो जाएगा तो धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा और गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हमने यही चीज मेंशन किया यहाँ पे कि जो 3 स्टेट है मैटर के, वो तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब 3 स्टेट ऑफ मैटर, इस बात को लिखा सकते हैं हम लोग, ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर, all 3 state of matter can be interchanged. State of matter can be interchanged by applying appropriate physical force. appropriate physical force, जितना फिजिकल फोर्स लगाना है अगर हम उतना लगा दें तो तीनों स्टेट मैटर का आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने में हमको ज्यादा इशू नहीं आएगा। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज, वो आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब एक तो इस बात को अगर हम मेंशन कर दें, लिख लिए सब लोग ये लाइन। अब देखो इस बात को हम यहां मेंशन कर रहे हैं। देखो हमने कहा कि सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस लिक्विड में और लिक्विड कैसे? तो इसको तुम हीट किया, इसमें, इसको हीट किया, इसमें कन्वर्ट हुआ। इसको जब ठंडा किया तो इसमें, इसको ठंडा किया तो इसमें कन्वर्ट हुआ। मतलब तीनों मैटर का स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता। एग्जांपल के लिए कॉमन एग्जांपल, आइस, मतलब वाटर सॉलिड है, ये हमारा जो हो गया वाटर सॉलिड फॉर्म में है। मतलब ये कौन सा आइस है? आइस को तुम अगर क्या करेगा? हीट करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर लिक्विड में। और हीट करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में। वाटर वेपर को अगर तुम कूल करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? वो वाटर लिक्विड में। और इसको तुम अगर कूल करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये सॉलिड में, ये आइस में कन्वर्ट होगा। ये तो समझ में आ रहा है? तीनों स्टेट मैटर का आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, जितना फोर्स चाहिए उतना लगा देंगे तो। मतलब इसी लाइन से हमारे इस चैप्टर का शुरुआत होता है। हम पूछे तुमसे कि सॉलिड कैसे बनता है तो क्या बोलोगे? सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉलिड कैसे बनेगा? लिक्विड को कूल करने से। समझ में आ रहा है बात? ये बायोलॉजी वाला सब ज्यादा अच्छे से समझेगा, उस सबको पढ़ना है। ओरिजिन, एक चैप्टर होगा बायोलॉजी में, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ लाइफ इज ओरिजिनेटेड। वहां पे एक थ्योरी पढ़ना है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जब पढ़ेगा वहां पे तुमको बताया जाएगा कि जो यूनिवर्स की जो रचना हुई वो कैसे हुई है। तो उसमें जितना भी पहाड़ वहाड़ पत्थर उत्तर जो भी दिखता है, सारे के सारे क्या है? लिक्विड के कूल होने से बने हैं। समझ में आ रहा है बात? तो एक लाइन दिमाग में बैठा लेगा कि दुनिया का कोई भी सॉलिड है उसका उत्पत्ति हुआ कैसे है? वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, उसको कूल होने से ही वो सॉलिड फॉर्म में गया है। तो कोई पूछे सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो क्या बोलेंगे? बाय कूलिंग ऑफ लिक्विड। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक लाइन यहां से, अब यहीं से हमारे चैप्टर का ओरिजिनेशन हो रहा है। सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड by cooling or compression of
लिक्विड। जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो लिक्विड के कूल करने से ही सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब बात आता है कि कूलिंग करेंगे कैसे, समझ में आ रहा है बात। जो कूलिंग है ये कूलिंग करेंगे कैसे, उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या है, कैसे कर रहे हैं, मतलब दो चीज समझो, इस बात को पहले समझो, दो तरीके से समझो। एक ऐसे कि अगर हम एक मतलब कोई लिक्विड लिए पूरा एकदम गर्म था, उसको अचानक से ले आके बर्फ में डाल दो, एक ऑप्शन ही हो गया। मतलब कोई था, उसको अचानक से माइनस 10 डिग्री पे ले जाके रख दो, एक उसको ऐसे छोड़ दो उसको ठंडा होने के लिए। दो बात समझ में आ रहा है, दो लाइन समझ में आ रहा है। एक क्या करेंगे, देखो एक बात तो तुमको समझने की आवश्यकता है कि सॉलिड का फॉर्मेशन से हमको क्या मतलब है। सॉलिड बनने से लिक्विड को ठंडा किए तो सॉलिड बन गया, तो इस बनने से मतलब हमारा किसका है, इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस का है। समझ में आ रहा है बात। हम कैसे भी इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस को घटाने में कामयाब हो गए तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम समझ पा रहे। अरे सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बनाना मतलब क्या, उनके बीच के स्पेस, पार्टिकल के बीच के स्पेस को घटा देना, यही ना हुआ। अब उनके बीच का स्पेस जब हम घटाएंगे तो वो घटाने का क्या तरीका होगा, मतलब इनके बीच का स्पेस खत्म करना, मतलब पार्टिकल के मोलिकुलर मोशन को खत्म कर देना, उसके एनर्जी को खत्म कर देना, सॉलिडिफाई कर देगा। तो यहां दो ऑप्शन होगा, या तो इसको इसमें ले जा रहे हैं हम अचानक से ठंडा कर दें, एक ऑप्शन ही हो सकता है। मान लो उसको गर्म करके हम रखे थे 200 डिग्री पे, उठा के अचानक से उसको उठाए और लेके हम -10 डिग्री पे डाल दिए, अलग से हमने ठंडा किए हुए हैं, मतलब बर्फ मान लो रखे हैं बर्फे में, चलो बर्फ में उठाए और उसको पुट कर दिए, एक ऑप्शन ही हो गया। और एक उसको धीरे धीरे उसको छोड़ दिया, अपने से वो ठंडा हो रहा है। दोनों बात समझ में आ रहा है। तो सॉलिड तो दोनों केस में बनेगा, अरे बनेगा ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस दोनों में कम होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, एक टाइमिंग का। और टाइमिंग के कारण से अगर अचानक से ठंडा होगा तो वो जब मतलब जबरदस्ती का सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा, अरे बात समझ आ रहा सबको। अगर पार्टिकल के स्वाभाविक है, अब हम उठाए और उठा के अचानक से उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको उठा के अचानक से ठंडा कर दिए, तो क्या होगा, जो पार्टिकल जहां था वहीं क्लम्प उलम्प करके जैसे तैसे वो एक दूसरे के नजदीक आके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक धीरे धीरे जब कूल करेंगे तो क्या होगा, हर पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपने आप को एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज करते हुए अपने आप को वो सॉलिडिफाई करेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। एक अचानक ठंडा कर देगा तो क्या होगा, जैसे एगो को ऐसे सिंपल समझो, वो गोली मार देगा ऐसे ही, तो ऐसे ही मर गया। एगो का हुआ, पता है कि हमको 1 महीना के बाद फांसी लगेगा तो वो मरेगा। तो दोनों में अंतर है कि नहीं। एगो को पता नहीं, मरा तो दोनों, लेकिन एगो को ऐसा ही मतलब पता नहीं चला कि काहे मरे। और एक उसको हर उस चीज का एहसास होगा, उसका हर एक पॉइंट आएगा कि हम इस कारण से हमने ये गलती किया, इस समय हमने ये गलती किया, हमसे ये नहीं होना चाहिए था। उसको हर उस चीज का पश्चाताप होगा कि हम गलती किए, इस कारण से हमको ये सजा मिली और हम मरे। समझ में आ रहा है बात। तो दोनों में अंतर यही है कि एक सिस्टमेटिक उसको पता होगा, हर पार्टिकल को पता होगा कि हमको कैसे अरेंज करना है, तो हर पार्टिकल अपने आप को सिस्टमेटिक अरेंज करेगा और वहां से जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया बात। और एक वो सॉलिड जो अचानक से ठंडा होकर बनेगा, वो हमारा सॉलिड है ये नहीं है, वो दिख रहा है सॉलिड की तरह, उसको हम स्यूडो सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमारे सॉलिड कितने तरह के होंगे, किसके अनुसार से, रेट ऑफ कूलिंग के अनुसार से, हाउ दे गेट कूल्ड, उनको कैसे कूल किया जाता है। तो ये सॉलिड कितने तरह के हैं, दोनों के बारे में हम डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यही फिनिश कर रहे हैं। क्लियर है बात सबको।